शगुफ्ता नाज एक नरम व नाजुक एहसास जिसने 1950 हंगामी तक़सीम हिंद के बाद दिल्ली से लाहौर मुंतकिल हुए एक मुतवस्सित घराने में जन्म लिया। यूं तो रशीद मियां के हम 7 बच्चियों की विलादत हुई, जिनमें से 3 तो बचपन ही में अल्लाह को प्यारी हो गईं। शायद बीना ना होने के गम ने रशीद मियां को सारी ज़िंदगी अपनी ज़ूजा बेगम सैयदा से दूर रखा। पहलूठी की औलाद होने के नाते शगुफ्ता नाज ने अपने वालिदैन के रिश्ते में कशीदगी को भांप लिया था। वो शुरू ही से इंतहाई मदबर और खामोश तबीयत रही। रशीद मियां की उर्दू बाज़ार में किताबों एक बड़ी की दुकान थी, जिस पर वो अपने छोटे भाई सैयद नूर के साथ बैठा करते थे। नूर साहब कम उम्री के बाइस थोड़ी चुलबुली तबीयत के मालिक थे, जबकि रशीद मियां तो मुस्कुराना भी शायद गुनाह समझते थे। बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे कि उनकी अम्मी जान को टीबी जैसा जानलेवा मरज़ लाहक हो गया। बस फिर किया था, सारी जिम्मेदारी शगुफ्ता नाज के कमज़ोर कंधों पर आ पड़ी। स्कूल के बाद घर का काम, अम्मी की तीमारदारी, बहनों की देखभाल, ये सब कुछ फरीज़ा अव्वल बन गया था। लेकिन दिन भर की तगवाऊ दो के बाद जब शगुफ्ता बीबी अपनी दादी के पास बैठकर तक़सीम हिंद से पहले के वाक़ात और हिंदुस्तान में मुक़ीम अपने रिश्तेदारों के क़िस्से सुनती तो उनकी सारी थकन मच जाती। वो उन कहानियों में यूं खो जाती गोया वो ख़ुद भी उनका हिस्सा हो। उर्दू अदब पर इन्हीं बाकी बहनों की निस्बत ख़ासा काफ़ी अबूर हासिल हो गया था। जब भी किसी बहन को लुग़त का कोई मसला दरपेश होता, वो सीधा बड़ी बाजी से रुजू करती। बड़ी बाजी कहलुना पसंद जो था उसे। भई बड़े होने के लिए कुछ रोब और आदाब भी मलहूज़ ख़ातिर रखने चाहिए कि नहीं। शायद यही वजह थी जो तमाम बहनें उसकी बेपनाह इज़्ज़त करती थीं, या फिर उसके रोब व ददा की वजह से उससे दिल की बात करने से भी कतराया करती थीं। रशीद मियां दुकान बंद करने के बाद अपना ज़्यादातर वक्त दोस्त व अहबाब की महफिल में गुजारना पसंद करते थे। कभी दावत आम किसी के हम होती तो कभी अपने यहाँ दस्तरख़्वान तरह तरह के खानों से भरा रहता था। दादी के मना करने पर अक्सर कहा करते, अम्मी जान ये दस्तरख़्वान और मेरी जेब कभी खाली नहीं रहेंगे। दादी जान इस्तग़फ़ार पढ़कर बात आई गई कर देती थीं, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। कौन जाने कब किसकी खुशियों को नज़र बद लग जाए। इस ख़ानदान पर सबसे पहला सदमा तब गुजरा जब सैयद नूर साहब के किसी दोस्त ने इन्हीं तरी नामी बेवा खातून और 3 अदद बच्चों की मुँह से इंसानी हमदर्दी के नाते मुतारफ़ करवाया। मुलाकातों का ये सिलसिला ना जाने कब है जोज़ मोहब्बत में तब्दील हो गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इजाज़त ना मिलने पर नूर साहब ने एक फ़िल्मी हीरो की तरह बगावत की राह अपनाई और तरिया से खुफिया निकाह कर डाला। नौबयाहता जोड़ा जब अपने बड़ों की दुआएं लेने घर पहुंचा तो दादी जान ने न सिर्फ मुंह फेरा बल्कि सरी पर तावीज़ गुंडों के इल्ज़ामात लगाकर उनका बेटा फंसाने के जुर्म में धक्के देकर घर से निकाल दिया। लेकिन सरी ही कहूं दूध की दुली थी, उसने भी दादी जान से बदला लेने की ठान ली और अपने शौहर को लेकर ये जा वो जा। अब तो दादी जान को भी एक पल चैन न रहा। बर वक्त सरी ही को कौसने और बद्दुआएं देना तो जैसे उनका मकसद हयात बन गया था। चारों बच्चियों को चचा जान से बेइंतहा उल्फत थी और क्यों ना होती, वो भी उन पर जान छिड़कते थे और अपने भाई भाई की भी बेइंतहा इज्जत करते थे। जिंदगी कहूं किसी के चले जाने से रुकती है। वक्त गुजरता गया, वालिदैन की नाचाकी और दादी की बातें सुन सुनकर शगुफ्ता नाज एक आम सी शक्ल वाओ सूरत सानुली रंगत दरमियाने कद और दबली पतली जसामत वाली जवान लड़की में तब्दील हो गई। लेकिन मुंजली बहन शहनाज थी तो कद में ज़रा कम लेकिन साफ रंगत गदाज जिस्म और तेखन नक्श के बाइस काफ़ी दिलकश नज़र आने लगी। शमा और बिल्किस अभी छोटे होने के नाते इन खुसूसियत से मेरा थीं। उसी दौरान दादी जान के दूर दराज के कोई यतीम मिस्कीन रिश्तेदार बने मियाँ उनके यहाँ पढ़ने की गर्ज से रुक गए। आगे पीछे कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दादी ने भी तरस खाकर ऊपर की बरसाती में इन्हीं रहने की जगह दे डाली। बनने मियाँ के आने से एक रौनक सी लग गई। दिन हो या रात इस घर से कहकहों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। देखने में भी बने मियाँ किसी मज़ाहिया किरदार से कम ना थे, ऊपर से उनकी शरारतें। खुदा की पनाह, जैसे ये शख्स खुशियों बांटने ही दुनिया में आया हो। बच्चियों के साथ लड्डू ताश कैरम खेलना, कभी भूत का लबादा ओढ़कर पड़ोसी को डरा देना, कोई एक तमाशा हो तो बताएं। बच्चियों भी चचा चचा करते ना थकती थीं। उनके लिए शायद वो बिछड़े हुए चचा नूर जैसे थे, लेकिन किसी के दिल का भेद कौन जानता है। एक दिन बने मियाँ ने दादी जान से शगुफ्ता नाज से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर डाली। बस वो चचा बने का आखिरी दिन था। इस घर में दादी ने पहले तो खूब खरी खरी सुनाई और फिर घर से रफा दफा होने का हुक्म सादिर कर डाला। बने चचा दिल के अरमान मासूम में बहाए घर खाली कर गए। कोई ये ना जान सका कि चचा पर आखिर खाला किया। जब अम्मी जान ने दादी से इनकार की वजह दरियाफ्त की तो इन्होंने झट से चचा के वाली वारिस ना होने का बहाना करके बात ख़त्म कर दी। अम्मी जान भी चुप हो गईं। शगुफ्ता नाज शुरू से काफ़ी समझदार थीं।
उनके लिए अपनी अम्मी की आंख का इशारा ही बात समझने के लिए काफ़ी था। अभी कुछ ही दिन गुजरे कि अम्मी जान के कौन लतीफ़ भाई, जिनकी अनारकली बाजार में मनानी की मशहूर दुकान हुआ करती थी, उनकी अम्मी ने दादी जान को अपने बड़े बहने के वास्ते शगुफ्ता नाज के रिश्ता का पैगाम भेजवाया। बस ये सुनने की देर थी कि दादी आग बबूला होकर कहने लगी, अरे भैया, मैं ना बया हूँ इन हलवाइयों के घर अपनी पोती को, भला बताओ कितनी बदबू आती है उनके बाप की धोती से, मलक जैसे कपड़े पहने रखता है हर वक्त। अरे पीना चाहे जितना भी पढ़ लिख जाते रहेंगे वही कारखानादार। शगफ्त भी अक्सर उर्दू रुमानी नावलों को चंद की रोशनी में बैठकर पढ़ा करती थी। शायद उनका अफसानवी बेरो भी कोई ऐसा बेकाबिल शख्स था कि यही एक वाहिद रिश्ता था जिसके आने पर उनके दिल में कुछ आहंग जागी थी। लेकिन दादी के साफ इनकार पर उनका दिल ऐसा टूटा कि आइंदा कभी किसी रिश्ते के आने पर इन्हें खुश ना देखा गया। चारों बहनों में साल साल ही का फ़र्क था। ना चाहते हुए भी गोया वो एक दूसरे के हालात से बहुत हद तक बाखबर थीं। दूसरी तरफ तरीबानों ने अपने शौहर की नाफरमानी करते हुए अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए रशीद मियां पर दुकान और मकान के बंटवारे का केस दायर कर दी। कोर्ट कचहरी करते करते हालात इतने बदले कि दोनों दुकानें यक गईं और ये सब कराने के मकान में आ गए। आखिरकार तरीबानों का तीर निशाने पर लगा और उसने हंसता मुस्कुराता घर तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। एक रात अम्मी जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अक्सर दादी या मौलवी साहब का दमशुदा पानी पिया करती थीं। जब दवा है असर होने लगी तो उनके कहने पर छोटी शमा और बिल्किस ने वही दम किया हो अलिफ पानी मुंह को ला दिया। बस चंद कतरे हलक में जाते ही उनकी एक सिम टिकटिकी बांधे देखने लगीं और जिस्म बेसुध हो गया। सुनते थे कि अम्मी जान पर कोई जिन आशिक था, वो इन्हीं जिंदगी की तमाम तकलीफों से निजात दिलाकर अपनी दुनिया में ले गया। यही एक ख्वाब था जो रशीद मियां ने अपनी बच्चियों को शायद दिलासा देने के लिए सुनाया था कि एक रात मैंने ख्वाब की हालत में तुम्हारी मुंह को लाल जोड़े में मलबूस बहुत खुश और सेहतमंद पाया। चारों मासूम बच्चियों ने भी यकीन कर ली। दिन गुजरते रहे। घर में या तो डैडी थे या दादी जी। बिल्कुल शुरू ही से रशीद मियां को बच्चियों डैडी कहकर ही मुखातिब किया करती थीं। वक्त जो गुजर रहा था, बच्चियों में खुद को ढकने का शूर भी उजागर हो रहा था। खासतौर पर शगुफ्ता बीबी तो शर्म व हया का ऐसा पैकर थी कि रात सोते वक्त भी मुजाल है जो उनका दोपट्टा सर से सरक जाए। दूसरी तरफ तरी ने माजी की तलखियां भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा और बिन्नों की बच्चियों से प्यार जताने की गर्ज से अपने बच्चों को उनके घर छोड़ना शुरू कर दिया। बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर दारी ने भी तरिया की माफ़ी मंजूर कर ली। वैसे भी दादी को कुछ कम दिखाई देने लगा था। वो ये भी ना जान सकी कि दुश्मन ताक लगाए बैठा है। मेलजूल और प्यार परवान चढ़ता रहा। एक दिन ये तमाम बच्चे पकनक मनाने की गर्ज से शालामार बाग गए, जहां खास तौर से चची जान यानी तरीबानों ने बच्चों के लिए बिरयानी बनाकर भेजी थी। खुदा की पनाह, बिरयानी खाने खाने सबके खाने में बाल निकलना शुरू हो गए और देखते ही देखते तमाम बच्चों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि अंत करने का वीर। बस अगले ही दिन शगफ्तनाज को तेज़ बुखार चढ़ा और इन्होंने बिस्तर संभाल लिया। मैट्रिक का इम्तिहान सर पर खड़ा था। लेते बुखार में छोटी बहनों शमा और बिल्किस ने पकड़ पकड़ कर बड़ी बाजी को पर्चा दिलवाना बड़ी मुश्किल ही से सेकंड डिवीज़न तक ही बात बन पाई, जिस पर रशीद मियां ने कहा कि मैं इतने कम शगफ्तनाज भी आप पूरे घर की बड़ी बाजी बनकर रह गई। घर वालों के अलावा मोहल्ले दार, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब सब इन्हीं बड़ी बाजी के नाम से पुकारने लगे। शमा लमीरों से पास होने पर कॉलेज में दाखिला लेकर नहीं दे सकता, पढ़ाई बंद करके घर बैठो। और इन चारों बच्चियों की आगे पढ़ने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। शगुफ्ता बीबी का बुखार टाइफाइड में तब्दील हो चुका था और नज़र भी काफ़ी हद तक गिर गई। एक दिन खुदा का करना ऐसा हवा कि दादी जान भी चल बस फिर किया था और बिल्किस भी जवान होने लगी थी। रशीद मियां अब दूसरों के कुतुब खानों में पार्ट टाइम नौकरी करते थे, इसलिए हालात काफ़ी तंगी का शिकार होते लगे। भाई गंभीर थी। कभी कोई खाला छुट्टियों में बाकी बहनों को अपने साथ मुल्तान ले, कोई था नहीं जो बढ़ाने का सहारा बनता। बस यूं समझिए कि सूरत हाल काफ़ी जाती तो कभी कोई फूफी अपने साथ कराची घुमाने सैर सपाला तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो अपने अपने घरों में मुफ्त काम करवाना। रशीद मियां सीधे साधा इंसान थे जो रिश्तेदारों ने झूठ सच लगाया, मान लिया और बच्चियों की किया मुजाल कि वो बड़ों के आगे चुम्बी कर जाएं। कहते हैं कि बड़ी बहन मां की जगह होती है। यही सोच शायद शगुफ्ता नाज के जहन में भी परवान चढ़ रही थी। अपनी बीमारी से उठते ही इन्होंने किसी दवा बनाने वाली कंपनी में नौकरी कर ली। घर में कुछ पैसे आने शुरू हुए तो बड़ी बाजी की इज्जत व आफियत बेपनाह बढ़ गई और साथ ही साथ एक काले मोला चश्मे ने उन
की आंखों पर बैठकर उनके रोब दे दिए में भी इजाफा कर दी। अब जो भी रिश्ता बड़ी बाजी के लिए आता वो मुंजली शहनाज को पसंद कर जाता, लेकिन वो भी रिश्ता बाद फूफा जान ने रशीद साहब को शहनाज के निकाह की इत्तला फ़ोन पर दी तो सुना है कि रशीद मियां दीवारों से टकरी मार मार कर रोने घर में जैसे कोई मर साफ इनकार कर देती। उम्र बढ़ती जा रही थी और रिश्ते भागे जा रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में फूफी जान शहनाज को अपने हमराह कराची ले गईं। 3 महीने गया हो। जाहिर है एक शरीफ आदमी के लिए ये मरने ही का मकाम है जिसकी जवान बेटी ने उसकी मर्जी के बगैर शादी कर ली हो। मियां साहब ने साफ साफ कह दिया कि शहनाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी आज से सिर्फ 3 ही बेटियां हैं। अब शुगुफ्ता बीबी की सुनो इस सदमे का उन पर ऐसा असर हुआ कि इन्होंने छोटी बहनों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उनका बाहर आना जाना रोक दिया गया। सहेली से मिलने के लिए भी एक मुकर्ररा वक्त दिया जाता था। मैट्रिक का इम्तिहान पास करते ही अम्मी जान के दूर दराज के अजीज़ों की तरफ से ईद मियां का रिश्ता शमा के लिए बड़ी चाहत से मांगा गया। इबाद मियां थे तो उस दूर के बड़े गोरा चले कद और मैट्रिक पास और 9 बहनों के इकलौते भाई। उनके अब्बा पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम हुआ करते थे। उसी बुनियाद पर इबाद मियां को भी वहीं मुलाजमत मिल गई थी। लड़का बरसर रोजगार देखा भाला ख़ानदान और किया चाहिए था। बड़ी बाजी ने कुछ बचत की कुछ उधार पकड़ा और शमा को घर से खुशी खुशी रुखसत कर दिया गया। अब रह गई तो सिर्फ बिल्किस जो तमाम बहनों में सबसे खूबसूरत थी, यूं कि जैसे आसमान से कोई हूर असरी। वो लंबा कद, गोरी रंगत, नीली आंखें, सुनहरे बाल, लगता ही नहीं था कि ये एक हिंदुस्तानी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। हल्की सी सुर्खी भी लगाती तो किसी लंदन की गोरी मीम से कम ना दिखती। बड़ी बाजी ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए लगे हाथ अपने ही रिश्तेदारों के हम एक निहायत शरीफ खानदान में बिल्किस की भी मंगनी कर दी। अभी इस मंगनी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि कराची से शहनाज और परवेज़ मियां, मेरा मतलब है कि उनके सरताज की लाहौर वापसी की इत्तला दी गई। शगफ्तनाज बहन की मोहब्बत में अपने डैडी और बिल्किस को साथ लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। सामने से 7 माह की हामिला शहनाज बीबी अपने सामान और मियां के साथ चली आईं और आते ही अपने डैडी के कदमों में गिर गईं। भला आदमी किया करता। बाप ने बेटी और दामाद को गले लगा लिया। चूंकि परवेज़ मियां दादी की एक सहेली के बने थे जो कराची से लाबूर इम्तिहानात की गर्ज से अक्सर रशीद मियां के यहाँ रुक जाया करते थे। यूं वो उनके लिए अजनबी ना थे। आखिरकार इन सब ने किफ़ायत शारी की गर्ज से एक ही छत के नीचे इकट्ठे खुशगवार जिंदगी जीने का फैसला किया। शायद शुगुफ्ता नाज को अपने वालिद साहब की उम्र के एहसास के साथ पंजाब के हालात का भी ये खूबी इल्म था कि इस मुआशरे में अकेली औरत का रबना कितना मुश्किल होता है। सौबाजी ने भी परवेज़ भाई को ना उम्मीद नहीं किया और अंदरून शहर एक ऐसा घर लिया गया जिसका किराया बड़ी बाजी और परवेज़ मियां में बराबर तकसीम होने लगा। अब सुने ज़रा, परवेज़ मियां की शुरू के दिनों में तो शहनाज पर जान निछावर करते थे, लेकिन जैसे ही 3 बच्चों की कतार लगी तो जनाब के तेवर ही बदल गए। हर वक्त घर में बच्चों पर सख्ती, मियां बीवी के झगड़े, चीख पुकार, अपने रिश्तेदारों को कराची से बल्लाकर घर वालों से उनकी सेवा करवाना, ये बातें शुगुफ्ता नाज को काफ़ी हद तक नागवार गुजरने लगी। लेकिन एक बात तो परवेज़ मियां की भी माननी पड़ेगी कि थे तो वो शुगुफ्ता नाज से उनमें कुछ बड़े, लेकिन उनकी किया मुजाल जो बड़ी बाजी के सामने चुंबी कर जाएं। बिलाशुबा उनका चीखना चलाना सिर्फ अपने ख़ानदान तक ही महदूद होता ताकि घर का इकलौता मर्द सरबराह होने की हैसियत से कुछ तो दहशत कायम रखी जा सके। बड़ी बाजी जब भी इन मियां बीवी के झगड़े के बाद अपने डैडी को लेकर अलग घर में रहने का मुतालबा करती तो फौरी तौर पर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिया करते थे। बाजी भी मुआफ़ करके सोचती कि न जाने ये खनखना कब तक चलेगा। अभी हालात कुछ कारसाजगार ना हुए कि तीसरे नंबर की शमा को ससुराल वाले उनके यहाँ ये कहकर छोड़ गए कि भैया इलाज करवाओ, अपनी बहन का इस पर आसीब है। चलो जी, बहन का खर्चा भी आन पजा। लेकिन बड़ी बाजी ने औफ तक ना की और बहन के दर्द शकीका के बरतरह के हकीमी और रूहानी इलाज करवा डाले। 2-3 महीने की मुसलसल तगवाओ दो से जब शमा भल्ली चंगी हुई, ससुराल वाले लेने आ गए। अब शुगुफ्ता की जिंदगी ज़रा पिंडी पर आ रही थी। मुलाजमत के दौरान ज़ाबदा नामी बेवा खातून से दोस्ती हुई जो एक अदद जवान बेटे की मां भी थी। राजुनियाज बांधती गए और जाहिदा बेगम उनके घरेलू हालात से बाखबर रहने लगी। इन्हीं दिनों बिल्किस के मंगेतर को पुलिस बेबुनियाद गलत फहमी के बाइस गिरफ्तार करके ले गई और उसने चारे को पूरी रात थाने में गुजारनी पड़ी। माफ़ी तलाफ़ी से बात आई गई हो गई, लेकिन जी कहूँ परवेज़ मियां को तो जैसे मौका मिल गया बड़ी बाजी को कचोके देने का।
अक्सर बुलंद आवाज़ कह दिया करते कि जाओ जाओ। बिल्किस का निकाह जेल में ही पढ़वाना जाकर उफ बड़ी बाजी को बहुत गुस्सा आता कि क्या हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए हैं जो परवेज़ मीर के फजूल तने भी सुने। शगुफ्ता नाज ने जज्बात में अगर मंगनी ही तोड़ डाली बिल्किस तो वैसे ही शहनाज और परवेज़ मीर के बच्चों को पालते पोसते थक चुकी थी। बड़ी बाजी के इस फैसले से बिल्किस फूट फूट कर रोई कि ना जाने इस कैद से वो कब आज़ाद होगी। शायद खुदा ने बिल्किस की पुकार सुन ली और अगले ही दिन एक दरमियाने कदकाठ गंदमी रंग और गुलाफी आंखों वाला लड़का उनके यहाँ परवेज़ साहब का दोस्त बनकर आया। बाद में पता चला वो उनके ऑफिस में ही काम करता है और किसी अच्छी और सुलझी लड़की से ब्याह करना चाहता है। अब लगे परवेज़ मियां कलीम के लिए लड़की ढूंढने। झट से बिल्किस का ख्याल आया और बड़ी बाजी और डैडी के सामने रिश्ता डाल दिया। डैडी जी का तो घर में अब अमल दखल कुछ खास नहीं रह गया था। सोचना समझना तो बहनों को था। ओ जी 4 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ और सादगी से ऐसे रुखसती की गई जैसे बेवा और रंडुए की शादी हुई। बिल्किस भी अपने घर की हुई शादी के साल बाद भी बिल्किस बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि शमा के यहाँ भी शहनाज की तरह 3 बच्चों की विलादत हो चुकी थी। अब तमाम बहनों ने तहैया किया कि क्यों ना अब अपनी बड़ी बहन का घर बसाया जाए और हर एक ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शगुफ्ता नाज के लिए रिश्ता की मुहिम शुरू कर डाली। चूँकि परवेज़ और कलीम मियां दोनों ही सरकारी मुलाजिम थे, ताहम वो भी बड़ी बाजी के लिए नत नए रिश्तों से अपनी अपनी बीवियों को आगाह करते रहते, लेकिन शगुफ्ता नाज उनके बताए हुए रिश्तों पर कभी आमादा ना होती। यानी उनकी अपनी बहनों को कौन सा ऐसा सिख मिल गया था शादी करके जो शगुफ्ता नाज को भी मिल जाता। एक दिन अचानक शहनाज ने शमा और बिल्किस को फ़ोन पर बड़ी बाजी की बात पक्की होने की इत्तला दी और कहा कि इस हफ्ते हमने शगुफ्ता नाज के निकाह का प्रोग्राम रखा है, तो ज़रा सज धज कर आना। दोनों बहनों को बड़ा तज्जुब हवा कि अचानक से बड़ी बाजी रिश्ता के लिए राज़ी कैसे हो गई। बहरहाल निकाह के मौका पर जब दुल्हा मियां का चेहरा मुबारक सामने आया तो वो 7 साला रंडू बुद्धा निकला। सुना है बीबी जाहिदा ने शगुफ्ता नाज को बहला फिसला कर इस रिश्ते के लिए आमादा किया था कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब कम उम्र लड़का तो मिलने से रहा, जिस पर परवेज़ मियां और उनकी बेगम ने भी छानबीन करके अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी, या यूं कहिए कि वो दोनों भी बड़ी बाजी के फरीज़े से जल्द सुबुक दोष होना चाहते थे। इसलिए शगुफ्ता नाज को बग़ैर तस्वीर दिखाए पूरी तसल्ली देते रहे, लेकिन बिल्किस और शमा को दुल्हा मियां की उम्र मन भी मन खन के जाए कि हमारी बाजी की तो पसंद भी वहीद मुराद जैसा बरदल अजीज़ चॉकलेटी हीरो है, वो कैसे इस बेढंगे से रिश्ते के लिए हम कर सकती ही। निकाह होने तक जाहिदा बीबी ने पहलू को दुल्हन के कमरे में जाने से रोके रखा कि कहीं इसका अपना भांडा ना फूट जाए। फौरी रुखसती के ऐलान पर जब शगुफ्ता नाज दुल्हा मियां का चेहरा देखा तो बेसाख्ता खौफ से रो रो कर बुरा हाल कर ली, लेकिन निकाह हो चुका था मगर रुखसती तो बोनी भी थी। वो किसी भी सूरत इस बड़े के साथ जाना नहीं चाहती थीं, ताहम अपने डैडी की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने घर से जाना ही बेहतर समझा। अगले ही दिन जब बहनें दिल भारी करके बड़े मियां की तरफ नाश्ता लेकर पहुंचीं तो शगुफ्ता नाज को उसी हालत में बैठे पाया जैसे रात सीज पर छोड़ कर गए थे। मालूम हवा कि दुल्हा मियां ने तो सारी रात वज़ाइफ पढ़ने में गुजार दी और दुल्हन के पास भी ना फटके। अब तो शगुफ्ता नाज ने ठान ली थी कि इस मौए बड़े के साथ नहीं रहना। वापस घर जाकर बहनों ने खुल का नोटिस भिजवा दिया कि ये शादी धोखे की बुनियाद पर हुई, और शगुफ्ता नाज को तो किया किसी को भी दुल्हा की असली उम्र का मालूम ना था। बड़ी तक वाओ दो के बाद छोटे बहनियों ने मिलकर शगुफ्ता नाज की इस बड़े मियां से जान छुड़ानी बस फिर किया था। शगुफ्ता नाज का दिल तो जैसे शादी के नाम से ही अचान हो गया। अगर कोई भूलकर भी उनके सामने किसी रिश्ते का जिक्र कर देता तो वो खुद को कमरे में बंद करके रोना शुरू कर देती। वक्त गुजरता रहा और अपनी मायूस किन दास्तान शगुफ्ता नाज के चेहरे पर गहरी लकीरों की सूरत छोड़ता चला गया। दूसरी और आखिरी मुलाजमत इन्हीं गलबरब की नामी गरामी बुटीक में मिली। इनकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ अपना काम और स्टाफ के लोग थे। मालिकन एक अच्छी औरत थी जो शगुफ्ता के लिए बमदर्दी के जज्बात भी रखने लगी थी। सुनियारों के ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की बना पर शगुफ्ता नाज को सोने और हीरे जवाहरात का इल्म था, इसलिए मालिकन ने तरक्की के तौर पर इन्हीं ज्वेलरी सेक्शन का इंचार्ज बना डाला। डैडी की भी काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन शगुफ्ता नाज का फरीज़ा अभी तक उनके कंधों पर था। कलीम मियाँ बोशियार और रंगीन मिजाज शख्स थे। अक्सर औरतों की महफिल में बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ से अपना गरूयदा बनाने का फ़न खूब जानते थे। सिर्फ 2 या 3 साल भी बेचारी बिल्किस ने सुकून के गुजारे होंगे कि भाई साहब को किसी ने फिल्म बनाकर ये तौर बेरो आने का झांसा दे डाला। तभी कलीम मियाँ ने बड़ी बाजी और डैनी को अपने घर रखने का इसरार शुरू कर दी। बुनी फिल्मी लोग रात देर शोइंग में जो मसरूफ़ रहते हैं, ना दिन का पता ना ही रात की खबर, तो पीछे से कोई तो घर और बीवी बच्चों की देखभाल के लिए होना चाहिए या नहीं।
चल पड़े बेचारी बड़ी बाजी दूसरी बहन के घर की निगहबान बनकर। बर औरत को अपने शौहर से वक्त दरकार होता है, लेकिन कलीम मियां ने आंखें माथे पर रखकर साफ लफ्ज़ों में अपनी बेगम से कह दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हें पीस दे सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं। यूं जब भी बिल्किस को अपने शौहर की बेवफाई पर गुस्सा आता, बेचारी शगुफ्ता नाज की शामत आती कि बाजी तुमने मेरी शादी इस जैसे फिल्मी और आवारा आदमी से क्यों करवाई। बेचारी बड़ी बाजी खामोशी से सारी बातें सुनती रहती। अब तो सब बहन बहनियों ने यही वतीरा बना लिया था कि किसी को भी अगर केयर टेकर की ज़रूरत होती तो बस हुक्म सादिर हो जाता कि बड़ी बाजी से कहो कि वो अपने काम से सीधा हमारी तरफ आ जाएं। दुनिया का यही दस्तूर है, देने वाले को और दबाए जाओ, लेकिन हमें एक बात तो माननी पड़ेगी। तीनों बहनियों के दिलों में बड़ी बाजी के लिए इज्जत में ये तदरीज इजाफा होता चला जा रहा था और अपने बच्चों को भी शुरू से इन्हीं बड़ी आंटी कहने की आदत डलवा दी। वक्त गुजरने के साथ साथ शगुफ्ता नाज बड़ी बाजी से बड़ी आंटी तो बन गईं, बस एक शादी ही थी जो ना हो सकी। बिल्किस के ससुराल वाले ज़रा देहाती कस्म के लोग थे। जूं ही कलीम मियां के घर में इनका अमल दखल शुरू हुआ, शगुफ्ती नस को खुद पर जिंदगी तंग महसूस होती नजर आई। कभी कलीम मियां की छोटी बहन उनके बारे में ऊटपटांग बकवास करती तो कभी बच्चों के साथ मिलकर बीमार नाना की नकल उतारती रहती। जैसे ही ये तमाम हरकतों सिकनात शगुफ्ता नाज को मयूब लगना शुरू हुई, इन्होंने अपने बाप की इज्जत बचाने की खातिर बहनों के दर पर रहने के बजाय अपना अलग मकान लेने का फैसला किया। कमेटियों के पैसे जोज इन्होंने शहनाज और परवेज़ मियां के इलाके हमी एक छोटे से घर के 2 कमरे किराए पर ले लिए ताकि दोनों बाप बेटी बहनों की सरालियों के तनों से दूर इज्जत व सुकून के साथ बाकी ज़िंदगी गुजार सकें। अब शमा बेगम की सुने तो नंदू का साथ और 5 बच्चों को जन्म देकर बेचारी हड्डियों का पिंजर बन गई। आए दिन बेचारी के दर्द शफीका का मसला नासूर बनता गया और इल्ज़ाम आया बड़ी बाजी पर कि हमें बीमार लड़की थमा दी। अरे इन जाहिलों को कौन बताए कि किसी इंसान को तुम अच्छा खाने पीने को ना दो, ऊपर से काम लो जानवरों की तरह, तो वो बेचारा तो गया ना अपनी जान से नहीं जीएस। जैसे ही शमाही का दोपना बंदहा सर पर शगुफ्ता नाज को ऑफिस फ़ोन किया जाता कि वो और संभालो अपनी बहन को। खैर ये तो बर हफ्ता की खारी थी। इन्हीं दिनों फिल्मस्टार वहीद मुराद का इंतकाल हो गया। सुना है ये दूसरी मर्तबा शगुफ्ता नाज किसी खैर के लिए बेइंतहा रोई थी। पहली मर्तबा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मरने पर भी खूब रोई थी। ना जाने कैसे कोई किसी अजनबी के लिए इतना रो सकता है। यही तो बात है ना, जो इंसान खुद में दर्द छुपाए हो वही किसी दूसरे का गम भी समझ सकता है। इस फीकी है रंग जिंदगी में एक खुशगवार एहसास कल्तूम की शक्ल में बड़ी अननी और उनकी बहनों की जिंदगी में आया। कुलसूम भी इन्हीं की बुटीक पर काम करने वाली सेल्स गर्ल्स में से एक थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और चालाकी को कैश करवाकर कुछ ही अरसा में अपनी बुटीक खोल बैठी। इस बेचारी ने सीधी सादी बड़ी इतनी में एक अच्छी सहेली होने के नाते ज़माने के हिसाब से कुछ तब्दीलियां लाने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बहनों के हालात बेहतर हुए तो उनके पास गाड़ियां आ गईं, पर सुबह सोयरा एक लंबी सी चादर ओढ़े, आंखों पर ऐनक लगाए खामोशी से 6 नंबर वन पर लिबर्टी के स्टॉप पर उतरना और वहां से पैदल चलकर बुटीक जाना बड़ी आदमी का मामूल बन चुका था। बस इतना ही आसरा काफ़ी था कि जिस बहन के दरीर होती गाड़ी में बस स्टॉप तक रसाई मुमकिन हो जाती। उसी मामूल को देखते देखते बहनों के बच्चे भी जवान होते गए और ये खनखना उसी रफ्तार से आगे घसटता चला गया। एक दिन कलीम मियां ने बाजी को फ़ोन पर बिल्किस की बीमारी की इत्तला दी। बाय बाय 3 बच्चों की मां को ऐसा किया हो गया जो कलीम मियां ने फौरी तौर पर घर जाने का हुक्म दे डाला। ये सोचते ही बड़ी अननी ने काम छोड़ अपनी बहन के घर का रुख किया। माजरा ये निकला कि बिल्किस को अचानक बैठे बैठे गुठी का मरज लाहक हो गया था। खुदा की पनाह हो तो उठने जोगी भी ना है, अपना घर कैसे संभालेगी। ये ख्याल आते ही इन्होंने शहनाज बीबी को अपने डैडी का निगहबान मुकर्रर किया और बिल्किस के घर इसकी और उसके बच्चों की खिदमत के लिए रहने लगी। सच बात तो ये थी कि लाहौर के तमाम महंगी तरीन डॉक्टरों और हकीमों ने बिल्किस के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन आराम है कि आता ही नहीं। ऊपर से बिल्किस बेगम थी भी कुछ लड़ाका और वहमी तबीयत की मालिक। वो उसी बात पर अस गई कि हो ना हो कलीम के घर वालों ने ही उन पर कोई काला इल्म करवा दिया है जो तोड़ न होने तक कायम रहेगा। अब भला बताओ, बेचारी बड़ी अनती, बहनोई की माने तो फंसे और बहन की माने तो बुरी बने। सियासत और चालाकी से मेरा ये बस्ती जाए तो कहूँ। बहनोई के कहने पर बिल्किस को कभी डॉक्टर के यहाँ तो कभी किसी बुजुर्ग की दरगाह पर आखिरकार मुसलसल 6-7 महीनों की तगवाओ दो से बीमारी दूर हो तो गई, लेकिन बिल्किस के मुताबिक इसे शिफा किसी नेकपैर साहब के मज़ार पर हासिल हुई, जबकि कलीम मियां का मानना था कि पैसा पानी की तरह जो बहाया था, इलाज पर आराम तो यकीनी आना था।
खीरा जान छनी तो लाखों पाए, बड़ी बहन का नातिका बंद करके अब दोनों मियां बीवी सारी जिंदगी चोर पुलिस खेलते रहो। शादी तो बहन से करवानी ना गई लेकिन खदमती खूब करवा डाली। देखने वाले तो यही कह दिया करते कि देखो बेचारी अकेली है, ना शौहरे ना बचे, बस एक वाहिद डैडी ही, न जाने कब उनका भी बुलावा आ जाए, बेचारी शगफ्त तो अकेली रह जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो शादी करना ही नहीं चाहती और करती भी क्यों। तरह तरह के बहनियों के घर गृहस्थी चलाने की काबिलियत को देख शायद उनका शादी ना करने का फैसला एकदम पुख्ता और अटल हो चुका था। अक्सर कह दिया करती, शौहर हकीकत में एक दोखला किरदार है जो सिर्फ एक मखसूस ज़रूरत के तहत अपनी औरत को सातवें आसमान पर चढ़ा देता है और ज़रूरत पूरी हो जाने पर ऐसे गिराता है कि वो बेचारी ज़मीन के बजाय खानी में गिरती है। इसलिए मैं तो बाज़ानी ऐसी शादी से